छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के हमें सवाल मिल चुके हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुल्तान अली जी का सवाल है, एटीजीएल सर 623 रुपये पर उन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर अब आपकी राय। देखिए अभी 633 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप बने रहिए, नो डाउट फंडामेंटल स्ट्रांग है। और जब इंटायर ग्रुप में रैली आता है तो इस काउंटर पे अभी अभी आपको रैली आते हुए दिखेंगे। उस टाइम पे एक बार एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 640 के आसपास, स्मॉल टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रहा हूँ। 640 के ऊपर सस्टेन करने पर मुझे लगता है एक बार आपको 690 और 600 के ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा। तो बने रहिए, ऐसा स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी खराब नहीं है। बेस बन चुका है, चलना अभी बाकी है। बिल्कुल। एटीजीएल में वैसे एक और अपडेट दे दें कि कंपनी एफ एंड ओ में हाल फिलहाल में ही एंट्री किया था इस शेयर ने। हालांकि एफ एंड ओ की वजह से इसको कोई बेनिफिट मिला भी नहीं एज सच काउंटर को, और अब एफ एंड ओ से बाहर भी चला जाएगा अगस्त सीरीज़ के बाद। अगस्त सीरीज़ इसकी लास्ट होगी, उसके बाद ये एफ एंड ओ से बाहर हो जाएगा। मीना सारोगी जी हैं, इनका सवाल है सर, श्रीराम पिस्टन पर 1 साल का टारगेट क्या रखना चाहिए? कौन सा सर? श्रीराम पिस्टन, श्री ये सर 2414 रुपये चल रहा है। ओके, एक सेकेंड जस्ट। ओके, सो देखिए अभी जो मुझे लगता है कि चार्ट जो स्ट्रक्चर जो है था थोड़ा तो पॉजिटिव ही है। आज ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास ऊपर भी है। जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2380 के आसपास। 2380 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है स्टॉक चलेगा। बेसिकली मुझे लगता है एक बार 2460 2470 के ऊपर। तो एक बार जिनके पास है बने रहिए। ऐसा स्ट्रक्चर ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ पे फ्रेश बाई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। 2470 इसके ऊपर बाई करने का सलाह रहेगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है, पैसा लो, अनिल अग्रवाल जी का है सर। 200 शेयर हैं इनके पास 50 रुपए के भाव के, इसमें एवरेज कर सकते हैं क्या सर? 30-31 रुपए की रेंज पर आ चुका है, ये काउंटर चलता क्यों नहीं है प्रदीप भाई? सर देखिए इसका बेसिकली 200 करोड़ के आसपास पैट है। और आप देखेंगे नियर अबाउट लास्ट जब से स्टॉक लिस्ट हुआ था थोड़ा बहुत टॉप बनाया था, नीचे ही आ रहा है लगातार। मंथली चार्ट पे खराब है, वीकली चार्ट पे खराब है, डेली चार्ट में भी खराब है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है सर, एक बार आप एग्जिट करने का सलाह होगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम चल सकता है सर 33-34 तक जा सकता है। लेकिन फिर भी जब नीचे आएगा ना स्टॉक फिर से 30 के नीचे चला जाएगा। और मुझे लगता है एक बार 28-23 के आसपास जाने, 28-27 के आसपास जाने का हाई पोटेंशियल है। क्योंकि द प्रॉब्लम इज इसके अंदर ना बाइंग ही नहीं आ रहा है। बाइंग आ रहा है, बाइंग सस्टेन नहीं हो रहा है, कोई फॉलो अप बाइंग नहीं है यहाँ पे। जो बॉटम है, बॉटम फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं। अभी भी सर यहाँ पे जो है बॉटम फॉर्मेशन हुआ नहीं। अभी होने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा बहुत बन रहा था, लेकिन इस बार भी ब्रेकडाउन आया। आज थोड़ा बहुत चला है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी बाउंस बैक पे आपको सेल करना चाहिए। सर ये चार्ट पे फ्रस्ट्रेटिव है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ विद इन द एनबीएफसी स्पेस ये काउंटर 14 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। एक आदमी जो उसमें फंसा होता है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ना जानता है, जैसा आपने बताया भी कि 200 करोड़ रुपए कंपनी साल का प्रॉफिट कमा रही है, 14 का पी मल्टीपल चल रहा है। पूरे एनबीएफसी स्पेस का मैं अगर मीडियन पी देख रहा हूँ तो 25 का है। दैट मीन्स कि अगर ये 25 पर भी आ जाए, आप अगर मीडियन पी पर भी बेच रहे हो तो ठीक है। लेकिन केवल यही प्रॉब्लम है कि ये चल नहीं रहा है, इसलिए ये नहीं चलेगा मतलब, या कुछ और भी प्रॉब्लम है जो कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि मतलब ऐसा इसी काउंटर के साथ क्यों हो रहा है? आरबीआई ने रेट कट कर दिया, सारे एनबीएफसी भाग गए, केवल यही नहीं चला। देखिए सर यहाँ पे एक चीज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोमोटर होल्डिंग था ना वो 28% के अराउंड उन्होंने प्लेज करके दिया है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे -12.6% के आसपास है। अब प्रोमोटर होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 2.64% डिक्रीज हुआ है। अब ऐसा कुछ चीज होता है ना जो हमें पता नहीं होता कि जो मार्केट को पता होता है। अब आपने सही बोला कि इंडस्ट्री पी भी तो थोड़ा बहुत अगर उसमें भी आता है तो बाउंस बैक यहाँ पे आना चाहिए था। प्रॉफिटेबल कंपनी है तो क्यों नहीं आ रहा है? सर मैं एट द एंड ऑफ द डे न्यूज के बाद मैं प्राइस एक्शन के साथ ही जाना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि प्राइस ठीक है। एक्शंस पे ही क्या होता है ना, हम कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे दे, कुछ भी बता दे, लेकिन अल्टीमेटली वो प्राइस अपना अपने लास्ट एंड ऑफ द बात होता है कि भैया ठीक मैं तो बात है। इधर ही हूँ, आप लेना है तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिए। तो देखिए जो प्राइस है ना बहुत खराब है। और मुझे लगता है कि आपको अभी इस काउंटर पे फ्रेश बाई तो नहीं करना। जिसके पास है अब बाई, जब भी उछाल मिले, कुछ भी बाउंस बैक मिले, इसमें सेल करना मैं पसंद करूंगा। ऐसा सर बात क्या है ना, ये देखिए वोडाफोन आइडिया के साथ मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। कितना पॉजिटिव न्यूज आता है लेकिन स्टॉक चलता नहीं है।
आपसे जब डिस्कशन किया था एक दिन स्टार्टिंग में, हम्म। 1 घंटा वोडाफोन आइडिया को लेके, ऑलमोस्ट उस टाइम पे प्राइस था 9 रुपीज के आसपास, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट दिन सर 20% अपर सर्किट भी जा सकता है। अपर सर्किट गया था, बाद में स्टॉक चला ही नहीं। अब उसके बाद आई थिंक आपने हजारों लोगों से डिस्कशन कर लिया होगा, लेकिन वोडाफोन आइडिया आज तक चला नहीं। सर सेम काउंटर ना ऐसा ही होता है, कुछ आई थिंक कुछ ना कुछ तो ज्यादा खराब है, जो मार्केट को पता है, जो हमें पता नहीं है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लीजिए तो ही अच्छा है सर। ठीक है, तो मतलब खुद से 50 आ जाए या 34-35 रुपए तक आ जाए तो देख लें एक बार, डिसीजन देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया में वैसे आज बड़ी खबरें चल रही हैं सर। वोडाफोन आइडिया आपने अच्छा याद दिला दिया। सर इसमें एक्चुअली 2 दिन से बस यही चल रहा है कि 84,000 करोड़ रुपए का जो एजीआर ड्यू है उसको लेकर कुछ सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है। कंपनी ने रात क्लैरिफाई किया कि देखिए हमें अभी कम्युनिकेशन नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट मीन्स कि समथिंग इज कुकिंग। लेकिन इसमें सर एक चीज़ जो कि ध्यान देने वाली होती है, जब भी एक्सपायरी होती है ना, उससे 3 दिन पहले 4 दिन पहले इसमें हर बार एक अच्छी खबर आती है और लोग इसका फ्यूचर रोल ओवर कर जाते हैं। इस बार क्या हो रहा है कि इसका फ्यूचर साइज जो हो रहा है ना, वो पहले 40,000 होता था, ऑलरेडी एक बड़ा फ्यूचर था 40,000 का, लेकिन वैल्यू वाइज कम था। वो 40 इंटू अगर आप 6 या 7 रुपए की रेंज वाला देखेंगे तो उस हिसाब से आपको सस्ता लगेगा कि मतलब 2.5 लाख की वैल्यू में आपको मिल जाता है एक फ्यूचर। अब वो बढ़ाकर लॉट साइज उसका कर रहे हैं 70-71 हज़ार। तो उससे क्या हो रहा है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस बार रोल ओवर करना है आइडिया वोडाफोन का या नहीं करना है। अब सर आपकी राय अभी भी है, अगर ये एजीआर ड्यूज में कंपनी को कम्युनिकेशन मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है कि ठीक है हम आपको कुछ दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं, इसको 20 साल की ईएमआई में कर दीजिएगा, 5 साल में या 10 साल में मत करिए, आराम से दे दो पैसे, पेनल्टी मत दो, इंटरेस्ट मत दो, कोई बात नहीं, जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो दे दो, तो शायद कंपनी को ऑक्सीजन मिलना क्या इसकी स्वस्थ होने का प्रतीक होगा? ये केवल बस ऑपरेशन मिलके जिंदा रहेगी, चलती रहेगी, चलेगी तब भी नहीं? मतलब आपकी क्या राय है सर? सर नो डाउट, इसका क्या है ना, हाथ पांव टूटा हुआ है, जिंदा है, हम्म। और कभी कभी आईसीयू में जा रहा है। हम्म। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि जिनके पास है आप बने रहिए। फाइनल इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 4.5, हम्म। 4.50 स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश बाई करने का गलती यहाँ पे ना कीजिए तो अच्छा है। जिनके पास है आप एक होप करके जा सकते हो, ये इस गवर्नमेंट से अगर सपोर्ट मिल रहा है। देखिए मैं तो सर मुझे तो लगता है बार बार गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है सपोर्ट करने का, लेकिन इतना डेट है, इतना ड्यूज है, इतना इंटरेस्ट आ रहा है, गवर्नमेंट चाहे भी तो कितना करे। इतना हम्म। ज्यादा मीटिंग हुआ, इतना ज्यादा न्यूज आ रहा है, तो कहीं ना सर कुछ नहीं हो रहा है इसका। तो आप देखेंगे कि लास्ट टाइम का जो ड्यू था ऑलमोस्ट 2,10,000 करोड़ के आसपास, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने स्टेक लिया 49%, उसके बाद भी ऑलमोस्ट 1,70,000 करोड़ के आसपास जो है इनका ड्यू था। तब उनका भी जो इंटरेस्ट है वो भी तो भरना हो रहा है। अब गवर्नमेंट से अगर ऐसा कुछ न्यूज मिल रहा है कि नहीं आप 20 साल तक इसका जो है ईएमआई से भरो, आप इंटरेस्ट भरो, तो मुझे लगता है कि टेम्पोररी एक रिलीफ मिल सकता है। अब उस रिलीफ में हो सकता है एक बार थोड़ा बहुत स्टॉक जो है यहाँ पे और भी 15, 20, 30% ऊपर आ जाए, लेकिन स्टॉक का सर प्रॉब्लम क्या है, नेचर सस्टेन नहीं करता है। तो अगर मैं बाई करना भी पसंद करूंगा ना, एटलीस्ट इसका जो है 12 रुपीज के आसपास एक टॉप बनाया था, उसके ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत सस्टेन करेगा, तो उस टाइम पे मैं मेरा जो व्यू है उसको चेंज करूंगा, मैं बाई करूंगा उस टाइम पे। लेकिन फिलहाल अभी फ्रेश बाई नहीं करूंगा। उनके लिए अच्छा बात है जिन्होंने होल्ड करके फंसा है हायर टाइम फ्रेम में, क्योंकि सर ये स्टॉक ना एक बार नहीं 2-4 बार आया था 15-16 के आसपास, वहां से नीचे आ गया। तो आई विश एटलीस्ट वोडाफोन इंडिया को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, यानी ऊपर आ जाए, तो बहुत सारे लोगों को आज जो नुकसान हो रहा था उससे वो बच जाएंगे। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया में ये आपको चीज़ ध्यान देने वाली है। अगला सवाल है सर वारी एनर्जी पर, शेख साहब का। वारी एनर्जी पर क्या करना है सर? ओके, देखिए बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें एक ब्रेकआउट आया है। द कंसर्न इज स्टॉक ना मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं करता है। अब आज भी देखिए ब्रेकआउट आया था, हायर टाइम फ्रेम से थोड़ा बहुत अभी नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल से चार्ट बहुत बढ़िया है। आप पे बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ, आपके लिए थोड़ा ये इन्वेस्टमेंट पोस्ट एग्जिट के आपको रखना है, एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते का आपको व्यू तो मिनिमम रखना ही है। यहाँ पे 2800 होता है इसका स्टॉप लॉस, बने रहिए। इसका 3250 का टारगेट आ जाएंगे बहुत जल्दी, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऑल टाइम हाईज भी आते हुए दिखेंगे।
अब इसमें मैं कॉन्फिडेंटली थोड़ा ज्यादा हूँ, इसलिए क्योंकि जो रिसेंट लो था ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, वहां से अच्छा खासा बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद फिर से रिसेंटली एक बार टॉप बनाया था 3000 के आसपास, फिर से स्टॉक नीचे आया। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, बने रहिए। आजकल का जो एक बार जो हाई है इसके ऊपर सस्टेन अगर करता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट बहुत बड़ा धमाका आ सकता है, बट नेचर से बहुत वॉलेटाइल है, एक बार बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई अभी करेंगे तो थोड़ा एक बार आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है। राजन पांडे जी हैं सर, इनका सवाल है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रदीप सर, मैं 18% प्रॉफिट में हूं, रिलायंस सेल करके अरविंदो फार्मा ले लूं क्या? ओके, AURO, औरोबिंदो फार्मा, राइट? जी। ओके, देखिए रिलायंस अभी बेसिकली 1470 के आसपास चल रहा है, आप बने रहिए रिलायंस में। अब आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज सुबह ही मैं डिस्कस कर रहा था संदीप जी के साथ ही, और मैंने वहां पे बताया एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। देखिए, आप अगर आप औरो फार्मा में, औरोबिंदो फार्मा में आना चाहते हो तो आपका एक स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1020, 1020 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। आप करेंट जोन से बाय कीजिए, और 50% प्रॉफिट बुकिंग आप रिलायंस इंडस्ट्री से कीजिए, लेकिन चार्ट रिलायंस इंडस्ट्री का स्ट्रांग है। 50% प्रॉफिट बुक करके जो पैसा हो रहा है आप उसको औरोबिंदो फार्मा में इन्वेस्ट कीजिए। आप औरोबिंदो फार्मा में भी स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1020, और बने रहिए, क्योंकि अभी बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम हो सकता है औरो फार्मा के लिए। तो एक बार आप यहाँ पे 50% आप एंट्री कीजिए, और बाकी 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, और रिलायंस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1425 मेरा रहेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और दोनों के साथ ही बने रहिए। ठीक है। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें 50% काइंड, एंड देन आप अरविंदो फार्मा में जा सकते हैं सर। उस पैसे से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। टाटा टेक्नोलॉजीज, साक्षी मित्तल जी का सवाल है। इन्होंने 698 है, अभी क्या करें सर? शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों बता दीजिए। क्या अगला टाइटन बन सकता है? वाह, ये है वही ना बात सर कि लोग इतना ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं। लेकिन हाँ, टाटा का शेयर है, तो लॉन्ग टर्म में कभी वैसे तो नुकसान नहीं दिए हैं। प्रदीप भाई ये बताइए, ये जब आईपीओ आया था, जब ऐसा क्या था जो कि आज लोगों को नहीं दिख रहा है? सर ये ना लोगों का एक साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर टाइम पे मार्केट का एक साइकिल चलता है, साइकिल के हिसाब से लोगों के साथ उनका खुद का दिमाग के साथ चलता रहता है। देखिए, ये टाइटन होगा कि नहीं, बहुत सारे लोगों का आज से 4 साल पहले मानना था IDFC बैंक नेक्स्ट HDFC होगा क्या, तो नहीं हुआ। अभी ऐसा मान, अभी देखिए, जो अब 1990, मैं थोड़ा 2 मिनट टाइम लूंगा सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो जो हमारे बिल्कुल। मानी नाइट्स का व्यूअर्स है उनको समझ में आ जाएगा। 1991 में आप देखेंगे हर्षद मेहता हाईएस्ट टैक्स पेयर था, 2008 में कोई और था, 2014 में सुजलॉन का जो मालिक है वो टॉप में था। तो जो टॉप में कल था वो आज में नहीं है, तो एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। तो जब हर चीज इम्परमानेंट होता है तो आपका व्यू भी इम्परमानेंट ही होना चाहिए। आप बाय कर रहे हो, डिकेट डिकेट होल्ड कर रहे हो, फंडामेंटल टेक्निकल अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है जमाना बहुत बदल गया है अभी। आप अगर कोई भी स्टॉक को, चाहे वो टाटा हो चाहे वो अदानी हो, आपका एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके पास होना चाहिए, और आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आपके हिसाब से। जब टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ हुआ था उस टाइम आईपीओ लिस्टिंग गेन हुआ था जबरदस्त, उसी दिन हमने एग्जिट कराया कि ऐसे आप अभी एग्जिट कर कर जाओ। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अभी देखिए, इतना वैल्यूएशन नीचे आ चुका है, मुझे लगता है अभी एक फेयर वैल्यूएशन के आसपास है। आप देखेंगे रिसेंटली जो बॉटम था ना ऑलमोस्ट 650 के आसपास, 630 के आसपास एक बॉटम है, तो मुझे लगता है कि बेसिकली एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है। अभी के लिए वैल्यूएशन सही है, लेकिन यही स्टॉक मैं 1000-1100 के ऊपर नहीं लूंगा। मैं ट्विटर पे सर कहीं पे पढ़ रहा था कि आप अगर अच्छा स्टॉक ले लिया, अच्छा प्राइस में भी आपने ले लिया, और फंडामेंटल बढ़िया है, टेक्निकल भी बढ़िया है, लेकिन आप अच्छा ड्राइवर नहीं हो, तो फिर ना आप, मतलब आप अच्छा फंड मैनेजर नहीं हो, आप अच्छा एनालिस्ट नहीं हो, आप अच्छा एडवाइजर नहीं हो, आप अच्छा इन्वेस्टर नहीं हो, तो फिर ना पैसा नहीं बनता है मार्केट में। सो सर मेरे ख्याल से देखिए, पेटीएम को भी ना बहुत अच्छा लग रहा था लोगों का आईपीओ के टाइम पे, लेकिन देखिए नीचे आ गया। नायका को भी लोगों को अच्छा लग रहा था, नीचे आ गया। तो टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भी सर ऐसा है। तो सर ये जो क्वेश्चन है ना, लोगों का दिमाग के साथ प्रॉब्लम है।
दिस इज वाई यू नीड टू नो अबाउट द फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन थिंग। एंड आपको ये टाइटन बनेगा कि नहीं सर मुझे नहीं पता। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि टाइटन होगा कि नहीं तो मैं ही करोड़पति बन जाऊंगा। तो इसीलिए ना आपको स्टॉक स्टॉक के साथ लेवल टू लेवल चलना है। लेवल के ऊपर रहोगे बाय कीजिए, लेवल के नीचे है एग्जिट करके जाइए। क्योंकि ऐसा बहुत टाइम होता है कि आप लेवल के एक मेजर जो लेवल है, मेजर जो सपोर्ट है उसके नीचे आ जाता है, आप सोचते हो कि नहीं मैं प्रॉफिट में बेचूंगा। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर रहते हो, बाद में वही स्टॉक बाद में जाके येस बैंक, पीसी ज्वेलर, भाकरांगी, यही वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक बन जाता है। अब देखिए सर, हमने डिस्कशन किया वोडाफोन आइडिया, इससे पहले भी मैं अलग अलग चैनल पे डिस्कशन किया। 16 पे, 17 पे, 15 रुपए में स्टॉप लॉस लगाओ। लोग लगाते नहीं है 15 में स्टॉप लॉस, बाद में आके पूछते 7 में क्या करे, 8 में करे। और एक बात है सर, इतना लोगों का मतलब क्या है ना, हर दिन व्यू ले रहा है, हर दिन व्यू ले रहा है। तो व्यू लेने के चक्कर में ना उनका दिमाग काम नहीं करता कि आज में क्या करेंगे। तो इसीलिए विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। व्हेन यू एंटर एनी स्टॉक, तो पहले ही आपका वो, जैसे कि कॉर्पोरेट में होता है, पहले ही हायर और फायर सिलेक्ट कर लेते हैं जो एचआर रहता है। तो कोई भी स्टॉक में ना आप आ रहे हो, आप पहले एंट्री और एग्जिट आपके दिमाग में सोच लीजिए। और टाटा टेक्नोलॉजी से मुझे लगता है अभी फेयर वैल्यूएशन है, अभी अच्छा वैल्यूएशन है, बाय करके जा सकते हो, जिनके पास है बने रहिए। ठीक है, तो अच्छी वैल्यूएशन है, सब कुछ अच्छा है। और इस कंपनी का एक BMW के साथ जो करार हुआ था, उस करार का जो अब बेनिफिट है वो शायद आना शुरू होगा। जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा कंपनी के फाइनेंशियल्स में, जब तक ये काउंटर थोड़ा सा इसीलिए परेशान भी चल रहा था। हमने इस पर डिटेल में एक दिन बात भी की थी। तो टाटा टेक पर सर का व्यू यही है। आगे बढ़ते हैं सर। एक हमारे दर्शक हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, शंकर जी। शंकर जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बासफ में सर इनके पास शेयर पड़े हुए हैं 503 रुपये के, ये 9,000 से गिरा है। अरे एक मिनट, बासफ बिल्कुल ये 5,000 का शेयर चल रहा है और इनके पास शेयर पड़े हुए हैं शायद 503 शेयर होंगे सर, 9,000 से गिरा है। क्या करें सर इस काउंटर पर? देखिए, इस काउंटर ने बहुत ही ऊपर से नीचे आया है। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ये जो बेस है, कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। आप एक बार 4,800 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर 4,800 ब्रेक नहीं होता है तो मुझे लगता है BASF में इसमें प्रोबेबिलिटी एक बार फिर से है कि 5,250 और 5,300 का टारगेट आना चाहिए। फिलहाल एक बार मैं अवॉइड करूंगा फ्रेश बाई करने का, लेकिन जिनके पास है आप बने रह सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 4,800। ठीक है सर। सर ये भी पूछ रहे हैं कि क्या 15 से 20% की अपसाइड या टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर लें? देखिए, आप अगर करंट जोन से बाय करते हो तो स्टॉप लॉस रहेगा सेम मेरा 4,800 के आसपास। अब देखिए, रिसेंटली जो टॉप था ऑलमोस्ट 5,300 के आसपास, तो इसके ऊपर नेक्स्ट रैली आएगा। तो इमीडिएटली जिस तरीके से स्ट्रक्चर बदला है, तो मुझे लगता है कि 5,300 से लेके 5,350 के आसपास जा सकता है। लेकिन 15 to 20% रैली होगा इमीडिएटली लेवल पे, ये मैं बता नहीं सकता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर उतना अभी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको 4,800 के आसपास मेंटेन करना है। क्योंकि रिसेंटली जो ऑलमोस्ट बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इस हफ्ता एक बार कंफर्मेशन देखना पड़ेगा कि 5,000 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। अगर 5,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर से आपको एक बार स्टॉक नेक्स्ट 2-3 महीने में 4,600 4,700 तक आने का हाई पोटेंशियल है। तो इसीलिए मैंने बताया 4,800 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर 5,000 के ऊपर ऐसे ही टिका रहता है तो इसका फिर से जो है एक बार आपको 5,500 5,800 आते हुए दिखेंगे। ठीक है सर, इनका दूसरा सवाल है मदरसन सुमी पर। यहाँ पर इन्होंने 152 रुपये के लिए हुए हैं 6 महीने से, और इसमें भी यही सवाल है कि सर क्या 15-20% की अपसाइड या टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं? और सर पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। देखिए, ऑलरेडी बॉटम बन सर चुका है। बॉटम बनने के बाद मैं जिस तरीके या से एक मिनट प्रदीप सर, मैं PCR टीम को बोल दूं, मदरसन सुमी जो शेयर है 152 वाला, जो बड़ा वाला शेयर है, वो प्लीज़ दिखा दीजिए। जी प्रदीप हाँ, सर प्लीज़ कंटिन्यू। सर 153 के आसपास चल रहा है अभी बेसिकली। देखिए, यहाँ पे अभी मुझे लगता है कि बॉटम बेस बन चुका है। 142 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक स्ट्रक्चर अभी बना है, मुझे लगता है कि बेस हो चुका है। इसका नेक्स्ट टारगेट सर होगा 159। 159 अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो
नेक्स्ट 50 टू 60 पॉइंट फिर से रैली हो सकता है, मतलब स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है 215 के आसपास, तो हाईली पॉसिबिलिटीज है कि जाने का, लेकिन 158 के ऊपर। तो अभी अगर बाई करके जाते हो 142 स्टॉप लॉस, 158 पहला टारगेट, 158 के ऊपर सस्टेन करने में इसका ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है। इसमें इसमें बेस बन चुका है, फॉलो अप बाइंग आना अभी बाकी है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, सुपर चैट पर सवाल पूछा है, इन्होंने कल भी पूछा था ये, प्रवीण थापा जी ने, स्कोडा ट्यूब इन्होंने 205 रुपए के लिए हुए हैं सर, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए स्कोडा में मुझे लगता है कि अच्छा खासा स्ट्रक्चर बना है, जिस तरीके से आईपीओ के बाद हायर हाई मेंटेन करके ऊपर आ रहा है। शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत आपको पेन लग सकता है, लेकिन वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 180, 180 आपका फाइनल एक फिक्स स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, बहुत जल्दी स्टॉक आपको 225 से 230 का भाव आते हुए दिखेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अयूब खान साहब, इन्होंने सऊदी अरब से सवाल भेजा है। वेरी नाइस। अयूब खान साहब नमस्कार सर आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी दूर से हमें याद किया। सर इनका सवाल है, सुपर चैट पर आया, ABFRL, इस पर इसमें क्या करें, सेल और बाय? फिर मैं दूसरा सवाल लूंगा सर इनका। ओके सो बेसिकली देखिए 74 के आसपास अभी चल रहा है AVFRL, राइट। सो अभी 74 के आसपास चल रहा है, एक बेस है बेसिकली 70 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 70 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 70 के नीचे नहीं जाता है स्टॉक में, फिर से एक मोमेंटम बन सकता है। अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। सो एक बार 76 78 के टारगेट इसमें बन रहा है, तो बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 70। ठीक है। दूसरा सवाल है सर इनका, आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल एंड ब्रांड्स लिमिटेड, यानी कि ABLBL, ABLBL, ए बी ABLBL, ये कोड है सर, ओके आदित्य बिरला ओके। लाइफ ब्रांड्स लिमिटेड। तो ये सर एक, बेसिकली देखिए हाँ जी, अभी 159 के आसपास चल रहा है सर, बी कैटेगरी में है, तो एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा इसमें, क्योंकि वीकली चार्ट भी सर खराब है, ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। और हम देखेंगे कि जब आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद यहाँ पे नीचे ही है ओवरऑल स्ट्रक्चर। आज थोड़ा पॉजिटिव आया है, लेकिन ये T2T वाला काउंटर है सर, एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा इसमें, फ्रेश बाई नहीं करना है इसमें। ऐसा ही सर अगर आदित्य ग्रुप में साथ रहना है, मुझे लगता है कि AB कैपिटल आप लेके जा सकते हो, क्योंकि AB कैपिटल में मैंने बाई कॉल भी दिया था बहुत बार। मनी नाइन पे ही मैंने बताया ऑलमोस्ट 260 के आसपास, 270 के आसपास। इसमें से लॉजिक यही है कि देखिए अगर मैं देखता हूँ कि एक बार वीकली चार्ट काप एंड हैंडल पैटर्न बना है। सो काप एंड हैंडल पैटर्न सर टेक्निकली बहुत ही मुझे लगता है कि जब बनता है इसके बाद स्टॉक में मोमेंटम आता है। सो वीकली देखेंगे कि एक एक टाइम पे 2018 का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, रिसेंटली जो 2026 का हाई है इसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, काप एंड हैंडल पैटर्न बना है। ऑलमोस्ट 2020 से लगातार चल रहा था, लेकिन रिसेंटली एक टॉप बनाया था 244 250 के आसपास, तो उसके नीचे आ गया था स्टॉक। तो 250 के ऊपर, 255 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन किया, तो इस स्टॉक में सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया। इस ब्रेकआउट के चलते मुझे लगता है कि जो टारगेट बन रहा है इसका, काप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट, वो है सर 350 के अराउंड, तो इससे पहले स्टॉक रुकेगा नहीं। और मैंने बताया पहली बार 260 के अराउंड, 270 275 273 भी हाई लगाया, थोड़ा बहुत आज नीचे है, 269 270 के आसपास है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप आदित्य ग्रुप के साथ रहना चाहते हो तो आदित्य बिरला कैपिटल, इसमें रेवेन्यू भी बहुत बढ़िया है, और इसमें आप बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो करेंट जोन पे। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए कभी भी 285 295 आता है तो उसके इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन नेक्स्ट 12 से 15 मंथ का मेरा टारगेट रहेगा 350। ठीक है। तो यहाँ पर सर आपको डिटेल में शंकर जी दोनों ही आंसर मिल गए होंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ब्रजेश एल सर जुड़ चुके हैं, IDBI कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च हैं टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स में। ब्रजेश सर हाय, गुड मॉर्निंग। ब्रजेश सर से एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मिला है हमें अख्तर साहब का, कोचिन शिपयार्ड सर 2194 रुपये पे 70 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, रखना है या इसको होल्ड कर सकते हैं 6 महीने के लिए? सर देखिए डिफेंस शेयर पे हमने इनिशियली बात भी की थी कि थोड़ा सा ये प्रेशर में आए हैं, चूँकि सेंटीमेंट चेंज हो गया, ऑर्डर उतने ही हैं, वैल्यूएशन वही है, वैल्यूएशन इनफैक्ट अब नीचे आने पे सस्ती ही हो रही है, लेकिन सेंटीमेंट चेंज हो गया। सर सेंटीमेंट का कितना असर पड़ेगा शेयर पर, और क्या करें 6 महीने के लिए?
डेफिनेटली विवेक सर, सेंटीमेंट से स्टॉक चलता है शॉर्ट टाइम फ्रेम में। जिस तरीके से वॉर का सिचुएशन हो रहा था उस टाइम पे हम्म। इंडिया पाकिस्तान तब चला, बाकी अभी ग्लोबली जो वॉर सिचुएशन चल रहा था उस टाइम पे चला। देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत चल चुका है। आप देखेंगे लास्ट 2 महीने से 1500 से स्टॉक नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट 2400 के आसपास हाई लगा के नीचे आ रहा है। अभी फेयर वैल्यूएशंस नहीं आया, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से भी 150 पॉइंट नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। तो अगर कोई भी बाय करना चाहते हो तो करेंट जोन से 150 पॉइंट नीचे आता है तो उस केस में आप बाइंग स्टार्ट कीजिए। जिनके पास है बने रहिए, बहुत रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो थीम है दिसंबर से पहले पहले एक बार और भी टॉप बना सकता है। और इस बार तो बजट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई थिंक कुछ बजट में डिफेंस सेगमेंट को लेके, एंटायर डिफेंस में आप एचएएल को देख लीजिए, बीएल को देख लीजिए, कोचिन शिपयार्ड को देख लीजिए। तो सारा काउंटर को मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। वैल्यूएशन के हिसाब से भी मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही है। थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है, हेल्दी करेक्शन है। तो एक बार बने रहिए, फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करना है, 150 पॉइंट नीचे करना है। जी। अब हमारे साथ ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, गुड मॉर्निंग। सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मॉर्निंग। जी। हाँ, आवाज आ रही है। मॉर्निंग मॉर्निंग विवेक। सर, मार्केट में देखिए, कल एक धोखा हो गया था लोगों के साथ, और वो धोखा मार्केट में नहीं, एक्चुअली न्यूज़ का धोखा था। कि लोगों को लगा सीज फायर हो गया। वहाँ दोनों, जब लोगों ने न्यूज़ चैनल देखे तो पता चला यहाँ तो दोनों के बीच में मिसाइलें चल रही हैं। अब देखिए, भारत पाकिस्तान अक्सर लड़ाई एक ह्यूमन साइकोलॉजी है सर। लड़ाई होती है तो वो लड़ाई ठीक है, कोई बीच बचाव कर भी देता है और दोनों को घर भेज देता है, लेकिन वो जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो एक दूसरे को दुश्मन भरी निगाहों से ही देखते हैं कुछ दिन तक, फिर धीरे धीरे वो नजरें फेरना सीखते हैं। भारत पाकिस्तान के केस में भी हुआ था, सीज फायर का उल्लंघन 3-4 बार हुआ था, लेकिन हमारे बॉर्डर टच होते हैं तो केवल गोलियों से काम चल जाता है। उनके बॉर्डर टच नहीं होते तो उनको मिसाइलें छोड़नी पड़ती हैं गुस्सा दिखाने के लिए। तो इसको इसी तरह से लेना है, और मार्केट में अब खुल के खरीदारी कर लें। चार्ट पैटर्न डेटा क्या बोल रहे सर, ये तो धोखा नहीं देते हैं जनरली। विवेक, सो बेसिकली अगर हम चार्ट के नजरिए से देखें तो हम क्या देखेंगे कि वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखेंगे कि कहीं उसमें अनसर्टेनिटी है कि नहीं। तो इंडिया विक्स जो है ना वो कहीं ना कहीं सेटल होते हुए आ रहा है। आज भी देखो आप 13.15 के पास इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर इसमें कोई अनसर्टेनिटी होता तो ये विक्स में स्पाइक देखने को मिलता, जो अभी फिलहाल मिसिंग है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक्सपायरी होने के बाद एक डायरेक्शनल ट्रेंड हम की तरफ हम सोच सकते हैं। फिलहाल ऑन इमीडिएट बेसिस तो मुझे लग रहा है कि ये 25,200 का जो लेवल है, जो कल भी हमें एक बार पार करता हुआ नजर आया बाद में, लेकिन क्लोजिंग 25 के आसपास आया था। तो मुझे लग रहा है कि आज एक्सपायरी के एक दिन पहले फिर से 25,200 क्लोज ट्रेड कर रहा है। अगर ये सस्टेन होता है तो हमने पहले भी बताया था कि 25,200 के बाद एक 500 पॉइंट्स का एक ऊपर एक स्पेस ओपन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 25,500 25,700 तक हम जा सकते हैं। मोमेंटम ट्रेड होगा ज्यादा से ज्यादा 26,000। तो ये हमारा मैक्सिमम अपसाइड हमने प्रेडिक्ट किया था स्टार्ट ऑफ द मंथ में। तो वही मैं व्यू लेके चलूंगा कि बाई एनी चांस इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग अगर आता है तो 25,200 के ऊपर 26,000, तो ये एक रेंज, नया रेंज ओपन अप हो जाएगा। और 24,500 जो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जब तक मेरा 24,500 के ऊपर है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स में हम लॉन्ग लेंगे। और कभी कुछ गलत हो जाता है और 24,500 अगर ब्रेक कर जाता है तो हम व्यू चेंज करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपको निफ्टी का भी व्यू मिल चुका है, और निफ्टी में अब डेटा तो बढ़िया बन रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि ये डेटा में कोई डिसरप्शन न्यूज़ का तो नहीं आता, वरना डेटा ठीक है। प्रदीप सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा आपके साथ टाइम एक्सटेंड कर गया। सर, कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? सर, जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक पे मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स पे निवेश करने से पहले आप आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सेल्फ स्टडी करके कीजिए। स्टॉक मार्केट पे गारंटी नहीं होता है एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्शन नहीं होता है। एंड बहुत सारे स्टॉक में सर हमने डिस्कशन किया, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड क्लाइंटों के पास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर विवेक जी, आप। थैंक यू सर, थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब, और सवालों को लेते हुए चलते हैं यहाँ पर। सर, ब्रजेश सर, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 202 रुपये के लिए हुए हैं। राशि कमर्शियल क्लास के नाम से एक आईडी बना हुआ है इन्होंने। इसमें क्या करें सर, कोई चांस ऑफ रिकवरी लगता है आपको इस काउंटर पर? 190 चल रहा है सर। हाँ, आई थिंक लेटली इसमें एक फंडामेंटल किसी ब्रोकरेज फर्म का एक रिपोर्ट आया था, उसके बाद इमीडिएटली इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला।
तो कहीं ना कहीं इसमें जो व्यू था वो व्यू तो नेगेट हो चुका है, और हम ये मान के चल सकते हैं 180 का जो लेवल है वो फिलहाल एक डिमांड जोन है, तो एक पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली 202 तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 198 या फिर 197 के आसपास आता है यहाँ से, या 195 भी बोलिए, तो वहां पे एक बार आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो ओवरऑल आउटलुक है वो इतना मुझे नहीं ठीक सही नहीं लगता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर थोड़ा भी सेलिंग आता तो ये फिर से 180 का लेवल ब्रेक कर सकता है, तो एक बार एग्जिट मिलता है तो एग्जिट कर लीजिए। ठीक है सर, तो लॉस में हो जाएगा ये एग्जिट तो? हाँ, आई थिंक ये ठीक रहेगा, क्योंकि जो सेलिंग आया है, जो 11 जून को जो सेलिंग आया ना वो काफी एक्सट्रीम सेलिंग है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो 11 जून वाला सेलिंग को इतना आसानी से ये रिवर्स कर सकता है, या फिर कैश में पोजीशन लेके फिर आप खड़े रह जाइए। सर कैश में ही है पोजीशन तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 190 पर बेचते हैं हम, ठीक है सर, ठीक, इन्होंने मान लीजिए 5% लॉस बुक कर लिया सर, को फिर रिप्लेसमेंट बता दीजिए कि 5% उस कैपिटल से उसी कैपिटल को लगा के रिकवर हो जाए। काफी काफी स्टॉक्स है, जैसे कि अगर एफएनओ स्पेस में अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडियन होटल एक बेट है जहाँ पे ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। डाबर मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव दे सकता है, डाबर में पोजीशन बन रहा है। सीजी पावर एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है उनको इमीडिएटली पैसे बन सकते हैं। और बिरला स्टॉक में भी देख लिया, अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं और धीरे धीरे आईटी वाले जो स्टॉक्स है उसमें धीरे धीरे बाइंग देखने को मिला है, तो उनको ये लॉस तो डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा। आईटी स्पेस में अगर काम करना है तो फिर बिरला सॉफ्ट में वो ध्यान दे सकते हैं। आज काफी दिनों के बाद टाटा कंज्यूमर, टोरेंट पावर, ये ऐसे स्टॉक्स में मूव है। स्पेसिफिक स्टॉक्स की अगर बात करें तो डाबर और सीजी पावर कर लीजिए, सेफ बेट है, यहाँ से पैसे उनके यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड होगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, ऋत्विक दास जी, ये पूछ रहे हैं हुडको 262 की बाइंग है, 500 क्वांटिटी है, 6 महीने तक रख सकते हैं, क्या करें सर इस काउंटर पर? हुडको पे काफी स्ट्रॉन्ग व्यू है। ये जो करंट लेवल है ये बाइंग वाला लेवल है, 230 235 का जो लेवल है, मेरा मानना है कि 280 के ऊपर चला जाएगा ये स्टॉक। तो अगर ये पोजीशंस होल्ड करते हैं तो होल्ड करें, फ्रेश एडिशंस भी करें, तो जिनको भी फ्रेश एडिशंस करना है प्लीज करिए ये लेवल पे। डाउनसाइड काफी लिमिटेड है, 210 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर 280 तक 6 महीने में तो मुझे लगता है ये लेवल्स देखने को मिलने चाहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर शर्मी जोशी जी का, बोल रही हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शो, यू आर द बेस्ट एंकर, थैंक यू सो मच मैम फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी, कि आपने इस तरह से मुझे सराहा, थैंक यू सो मच। प्रीमियर एनर्जीज, इसमें इनका सवाल है सर, 1020 रुपये की बाइंग है और ये पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट रखना चाहिए इस पर? ओके, आई थिंक उनका उनका ट्रेड के पास ही फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ये गिरा हुआ स्टॉक है। हम इसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे जो कि 960 के आसपास है। अगर नियर टर्म में 1050 1060 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो जो पिछला जो रेजिस्टेंस है जहां से इसको सेलिंग आया था 1160, वो आपका एक पहला टारगेट बनेगा। 1160 और 1200 ये दो लेवल है जहां पे इसको सप्लाई है, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। पुल बैक मिलता है तो ये लेवल पे आप एग्जिट करें, और नीचे की तरफ 950 का एक बार स्टॉप लॉस पकड़ के चले आओ। ठीक है सर। अगला सवाल मिला है सर MTNL पर, आज MTNL में मूव बहुत तेज है, 16-18% का मूव है, इसमें सर रिवाइवल की भी बातें हो रही थी और वो सारी चीज़ें अब आ रही हैं। हमने काफ़ी दिन पहले भी बताया था कि MTNL पे शायद एक कैबिनेट का नोट आ जाएगा और रिवाइवल की बातें होंगी, और मेन चीज़ क्या है कि MTNL हो गया, ITI हो गया, इनमें जो एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर जो एक प्रॉब्लम आती थी वो शायद चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो MTNL में आज सर 16 से 18% तक का मूव है सर, आज ऊपर का टारगेट क्या होगा सर? ये तो 20% ही होगा इसमें, तो मतलब अगर ऊपर हाँ, जाएगा तो 20% से ज़्यादा तो आज नहीं जा पाएगा, लेकिन सर कल भी जा पाएगा क्या ऐसा कुछ मूव? हो सकता है कि 1 या 2 दिन ये जो अभी मोमेंटम पे जो इसमें जो एक मूव आया है, तो हो सकता है कि आज का जो एक भी 10% 20%, कल हो सकता है 1 या 2 दिन में ओवरऑल और 20% का मूव मिल सकता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि इसमें एक 10-15 रुपए का मूव और मिलेगा ये स्टॉक में। सो बट ये इसके चलते हम बाइंग की सलाह तो नहीं दे सकते, जिनका है पोजीशन वो होल्ड करे, थोड़ा सा रिस्क और ले ले, और करीब करीब 60-65 के आसपास अगर इसमें
देखिए वहां पे क्या होता है। अगर मुझे तो लगता है कि 65 के आसपास आता है, अगर काफी दिनों से फंसे, अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से लेके इसमें पोजीशन में आप फंसे हुए थे, तो एक बार वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। जी सर, मैं इसके चार्ट्स देख रहा था तो इसका अक्सर ये काउंटर 56 और 58 की रेंज से धोखा देता आ रहा है। दिसंबर 2024 में इसने एक कैंडल बनाई थी जिसमें कि 61.8 तक गया था। 12 दिसंबर की कैंडल है ये। लेकिन ब्रॉडली जो बॉडी बनी हुई है कैंडल की वो 58 की रेंज पर ही बनी हुई है। फिर इस काउंटर ने बहुत तेज़ी से डाउन मूव दिखाया और ये 61 से और 44 तक आ गया था। उसके बाद फिर इसने फरवरी में एक मूव लिया और ये काउंटर करीब करीब 57-58 तक गया 10 फरवरी के आसपास। फिर ये नीचे आया। फिर इसका जो डाउन मूव था इस बार 37 रुपये तक था। फिर इसने एक और अच्छा मूव लिया जो कि था अभी 12 जून को 55 रुपये 50 पैसे तक। फिर इसने डाउन मूव लिया करीब करीब 46-80 तक का। सर ये 56 से 58 रुपये की जो रेंज है, या और थोड़ा सा ब्रॉडर ले ले तो 61 रुपये की रेंज, सर ये यहाँ पर धोखा तो नहीं दे जाएगा इस बार? ट्रिपल टॉप तो नहीं बन रहे हैं इसके? इसमें इसमें एक और पॉजिटिव क्या है विवेक, कि इसमें ये जो हमारा जो 200 दिन और 50 दिन का जो मूविंग एवरेज जो हम फॉलो करते हैं ना, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है प्राइस। तो ये एक इंडिकेशन है कि इसमें स्ट्रेंथ तो आ रही है धीरे धीरे। ये एक हमको मानना पड़ेगा। और हालांकि लास्ट 3-4 दिन का जो लो बना था करीब करीब 47 के आसपास, तो जब तक वो लो प्रोटेक्टेड है तो मुझे लग रहा है कि अभी का जो मूव है वो सस्टेन हो सकता है। प्रॉब्लम ऐसा है कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। जब अगर जैसे कि आपने डेटा बताया मुझे, जो आप जुलाई का अगर डेटा देखो तो गैप डाउन काफी थे इसमें, गैप डाउन ओपनिंग का काफी सारे टिक्स देखने को मिलेंगे। तो जब भी ऐसे गैप डाउन वगैरह के जो कोई स्टॉक्स में जब देखने को मिलता है, तो मोस्टली क्या होता है, वो गैप के आसपास जाके ये स्टॉक अटकता है। यही वो रीजन है जिसके वजह से ये 60 का जो लेवल है यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आपने जो बताया वो सही हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर धीरे से काफी टाइम के बाद, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो अभी का जो एक 16% का जो गेन आया है अभी तक, तो मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू रह सकता है। हम और एक 15-20% इसमें और उम्मीद कर सकते हैं। तो आई थिंक एक रिस्क लेना चाहिए। ऑलरेडी पोजिशन बने हैं तो 65 के आसपास शायद इस बार एक बार ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 60 के लेवल से। तो 65-68 का लेवल एक बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक रिस्क लेके वो पोजीशन के लिए हमें होल्ड करना चाहिए। ठीक है सर, इसका एक भाई है ITI, वो भी अक्सर इसके साथ ही मूव करता है। आज थोड़ा शांत है। कोशिश कर रहा था मॉर्निंग में चलने की। उम्मीद है क्या ये भी उसी तरह का मूव दिखा सकते हैं क्या? 322 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक, एंड फिलहाल तो इसमें कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है। बट इसका व्यू पॉजिटिव है। इसका जो स्टॉप लॉस जो बना है 290 का है, वो एग्जैक्टली 250 दिन का मूविंग एवरेज का वैल्यू है। सो हम इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो कोई ऐसे रीजनिंग नहीं है जिसकी वजह से इसमें कोई नया तेजी वगैरह बने। जिनकी पोजीशन है 290 के स्ट्राइक से होल्ड करें। जब भी अगर 290 टूटता है तो इसमें फिर वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। एक सवाल है सर शेख साहब का, ब्लू स्टार इन्होंने 1700 रुपये के बाय किए हुए हैं, इसमें क्या करना है सर? आई थिंक ब्लू स्टार में हाल ही में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। पोजीशन को फिलहाल तो होल्ड करें, एवरेज करें। ये 1890 तक का हमारा व्यू है। थोड़ा सा 3-4 महीने लग सकते हैं इसमें। आप पोजीशन डेफिनेटली होल्ड करें। नीचे की तरफ बाइंग देखने को मिल रहा है एंड एवरेज भी कर सकते हैं। 1890 का मेरा व्यू रहेगा इसमें। ठीक है। रीना परमार जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं। जुबिलेंट फूड सर 755 रुपये के लिए हुए हैं, 2 वीक के टारगेट पूछ रही हैं इसमें। ओके, तो ठीक है। अभी हाल ही में एक अच्छा मूव देखने को मिला। इसमें और एक 20-25 रुपए का मूव आप देख सकते हो, तो करीब करीब 750 का आप व्यू लेके चल सकते हो। आज फ्रेश बाइंग देखने को मिला, तो मोमेंटम डेफिनेटली है। वो 750 तक आप इसको राइड करें। जी। एक हमारे दर्शक हैं SK आहूजा साहब, ये बोल रहे हैं कि HAL के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1674 की एवरेज के। सर HAL के शेयर 1674 की एवरेज के लिए हुए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब टूटा है, आई नो 4800 रुपये तक आ गया, लेकिन आपका माल 3 गुना तो हो चुका है। पूछ रहे हैं कि क्या करें, वेट एग्जिट या ऐड करें? अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली होल्ड करें, क्योंकि उनका प्राइस जो मुझे नहीं लगता 1600 का प्राइस वो देखेंगे।
तो जैसा कि विवेक आपको भी पता है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करे और पार्शियल पोजीशन होल्ड करे, क्योंकि डिफेंस में एक्टिविटी तो हमको देखने को मिलता मिलता ही रहेगा, और ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में 5,500 के आसपास भी जा सकता है। तो पोजीशन तो होल्ड ही करें, सिंस उन्होंने प्रॉफिट अगर मानना है तो 50% मान ले, और बाकी के पोजीशंस को राइड करना चाहिए। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं शिशिर जी, वो पूछ रहे हैं सीमेंस में क्या करें। ओके, तो उनको नया पोजीशन मानना है, इसमें लेना है। जी सर, वो पूछ रहे हैं कि मतलब बाय करना चाहते हैं वो इन लेवल्स पर, क्या ये लेवल्स ठीक हैं? नहीं, थोड़ा रुक रुक जाए, क्योंकि हाल ही में सीमीन स्पेसिफिकली में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और कहीं ना कहीं 3,000 हो सकता है एक बार तोड़ने की तोड़ सकता है ये 3,000। तो उसका जो डिमांड है 2,900 2,850 के आसपास है। तो जब भी 3,000 ब्रेक आता है तभी आप ले लीजिए, तभी आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल होगा। 2,850 का अगर आप रिस्क स्टॉप लॉस पकड़ के 3,000 के आसपास इसको लेने की कोशिश करें, वो ज्यादा डिसेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल मिला है हमें लाइफ स्टूडियो के नाम से, एक आईडी बना हुआ है जीएसपीएल पर सर, 400 रुपये पर इन्होंने लिए हुए हैं कुछ शेयर, और इसमें क्या रहेगा सर, क्या आपका व्यू रहेगा? फिलहाल तो होल्ड करें, एवरेज वगैरह करने की सलाह नहीं है इसको। 380 का, सॉरी नॉट 380, 340 का लेवल है जहां पे छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर ये 340 350 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर एक नया तेजी बन सकता है, नहीं तो ये साइडवेज ही रहेगा फिलहाल। तो ऐसे यहाँ से कुछ ऐसे मेजर डाउनसाइड की भी व्यू नहीं है। रेंज बाउंड मुझे काफी हद तक लगता है, जो पॉजिटिव है 340 के बाद आएगा। संगीता कुमारी जी हैं सर, पारस डिफेंस पर पूछ रही हैं सर, ये डिफेंस के शेयर सारे सेंटिमेंटल बेस जो बाइंग चल रही थी इनकी, पहले भारत पाकिस्तान, उसके बाद ईरान इजराइल, अब वो दोनों सेंटीमेंट थोड़े से अलग हो गए हैं, तो इसलिए 2 दिन से पिटे जा रहे हैं। पारस डिफेंस में क्या करें सर, सेल करें या होल्ड? होल्ड करें, क्योंकि 1,450 का लेवल है। मुझे लग रहा है अगर ये जो करेक्शन अगर आता भी है तो 1,450 के आसपास आके कहीं ना कहीं ये रुक सकता है। तो मुझे लगता है कि, और 1,450 पे अगर किसी को एवरेज करना था एवरेज कर ले, क्योंकि इसके रिसेंटली जैसे कि आपने बताया था कि न्यूज के चलते इसमें काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है। इसका जो मंथली का जो टाइम फ्रेम है वो काफी स्ट्रांग है, डिसेंट है। तो मुझे लग रहा है कि 1,450 के नीचे शायद नहीं जाएगा। हम्म। वहां पे एक बार आप एवरेज मान लीजिए और आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा इसमें। एक हमारे दर्शक हैं अमोल पवार जी, ये पूछ रहे हैं सर, आज की आईपीओ लिस्टिंग ARIS इंफ्रा पर क्या करें सर, आपका कोई व्यू है, हाउस व्यू? नहीं नहीं नहीं, कोई कोई व्यू नहीं है। सर अगर इसका चार्ट देखकर डेली आज के ही चार्ट पर कुछ बता सकें, क्योंकि आई नो कि एज एन टेक्निकल एनालिस्ट इट्स वेरी टफ कि डे चार्ट पर इंट्राडे के लिए कुछ कैंडल वगैरह देखकर बताना, लेकिन फिर भी सर आज की जितनी अभी तक कैंडल बनी है 1-2 घंटे की। नहीं, मैं इसमें अगर मैं एग्जिट ही करना चाहूंगा, मैं इसको क्वेश्चंस को कैरी नहीं करूंगा मैं इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक सवाल मिला हुआ है टाटा स्टील पर नितिन देशवाल जी का, सर इसमें फ्रेश एंट्री कब ले सकते हैं और 2 से 3 महीने का क्या टारगेट रख सकते हैं? मेटल्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, और टाटा स्टील में भी। टाटा स्टील एक स्लो मूवर होगा। 148 का इसका स्टॉप लॉस है, और जो रेजिस्टेंस जो चला था 168 का देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है अगर 168, और फिर आप डेरिवेटिव्स डेटा में भी अगर हम देखें तो 170 पर राइटर्स है, तो हो सकते हैं 168 और 170 के आसपास इसमें थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। पोजिशंस को होल्ड करें, यहाँ से 10-1 रुपया तो आपको पक्का मिलेगा यहाँ से। आइनॉक्स विंड पर सर आपकी सलाह, ममता सैनी जी पूछ रही हैं, 1100 शेयर लिए हुए हैं 189 के। होल्ड करें, स्लो मूविंग है। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है। 185 का जो लेवल है जहाँ पे फिर से एवरेजेस है, तो अगर वॉल्यूम्स के साथ 185 के वगैरह लेवल्स क्लियर कर जाते हैं तो फिर ये धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। एग्रेसिव मूव नहीं लग रहा है। 205 210 ये एक शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है इसमें। ठीक है, अभिषेक मंडल जी पूछ रहे हैं सर, अपोलो टायर्स आज काफी दिनों बाद इस पर सवाल मिला है, 457 रुपये 457 के खरीदे हुए हैं सर, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? होल्ड ही करें, क्योंकि जो ट्रिगर है वो 470 का है।
तो मुझे लगता है कि अगर कॉस्ट पे अगर आता है तो एक वो कोशिश को रिव्यू करें। इसमें जो अगर तेजी नया फ्रेश बाइंग आना है तो मुझे लगता है 470 475 के ऊपर जब अच्छी तरह से सस्टेन होगा तब इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा और फिर नया तेजी बन सकता है। या फिर अभी 457 का इनका खरीदी है, उनको एक 10-12 रुपए का प्रॉफिट मिलता है तो ले लेना चाहिए उसमें जब भी बाउंस आता है तो।